नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से अब तक 8 लोगों की मौत की खबर भी आई है। वहीं 28 लोग घायल बताए जा चुके हैं, जिन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें गंभीर अवस्था में KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हादसा ट्रांसपोर्ट नगर इलाके का हुआ है, जहां 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तुरंत अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज और तुरंत मदद के लिए टीम भी लगाई गई। वहीं सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के डीएम से हालात की जानकारी ली। एनडीआरएफ की एडवांस टीम मौके पर मौजूद है। 1 एनडीआरएफ 2 एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव काम में जुटी है। वहीं स्थानीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, जिस तरह तस्वीरों में आपको दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर इलाका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वो इलाका है, इसके आसपास एयरपोर्ट भी है और उसी के दरमियान ही ये 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। जिस तरह तस्वीरों में दिख रहा है, पूरा 3 मंजिला इमारत किस तरह चंद मिनटों में मलबे में तब्दील हो गया, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। 28 लोग घायल हैं, 8 की मौत, जिनकी हालत बेहद गंभीर है, उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। देखिए, अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या में मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता का आधार पे रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ अनुमानित लग रहा है कितने समय में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर करना है। क्या काम करते थे आप? जी, हम लोग लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। लोडिंग जी। काम करते थे। क्या हुआ था वहाँ पे? क्या थी? वहाँ पे 1 घंटे पहले हम लोग बताया गया इनको प्लेयर क्रैक हुआ। नीचे ग्राउंड फ्लोर ने जो भी गोडाउन था उनका उन्होंने इन्फॉर्म किया हम लोगों को, तो हम लोग देखने गए तो सच में बिल्डिंग क्रैक हुआ था। तो उसके बाद हम लोग बात करी, बॉस से बात करी गई, तो उन्होंने बोला कि ऐसी दिक्कत आ रही तो काम रोक दिया जाए, गोडाउन बंद कर दिया जाए। तो क्या बिल्डिंग की पिलर टूटे आपके सामने और फिर एकाएक बिल्डिंग गिरी? एक बिल्डिंग टूटा हुआ था, उसके करीब आधे एक घंटे बाद लगभग बिल्डिंग गिरी। तो क्या ऐसी स्थिति में जो तमाम वहाँ लोग थे वो सचेत नहीं हुए? बाहर सचेत हुए, गोडाउन पूरा बंद कर दिया चुका था। सचेत होने के बाद बाहर आ चुके थे। नीचे वाले गोडाउन के भी लगभग सभी लोग बाहर आ चुके थे, कुछ ही लोग अंदर बचे होंगे, बाकी सब लोग बाहर आ चुके थे। आपके अनुमान से कितने लोग बिल्डिंग में होंगे उस वक्त? बिल्डिंग में कम से कम रहेंगे लगभग 50 लोग रहेंगे। 50 लोग जी। स्थिति क्या थी? मंजर क्या था उस वक्त जब पूरी? मंजर तो एकदम से बिल्डिंग गिरी, एकदम से स्टार्ट हुई, हम लोग भागे, कंटेनर खड़ा हुआ था उसके नीचे में छुप गया, जिस वजह से चोट मुझे कम आई। बाकी जो लोग ज़्यादा इसलिए चोट ज़्यादा आई, और काफ़ी लोग फंस गए और कुछ लोग दब गए और अभी 1-2 लोग अभी मिले नहीं हैं अभी तक। और अजमेर से बड़ी खबर यह है कि अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर, लोक बंधु सहित अन्य अधिकारी जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। खानपुरा तालाब क्षेत्र की कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। अनासागर और फायसागर से पानी लगातार जो छोड़ा जा रहा है, वहां आसपास के बसे हुए मोहल्ले में वो पानी मुसीबत बन रहा है। जल भराव वाले क्षेत्रों पर पहुंचकर निकासी को लेकर काम किया जा रहा है। फायसागर झील के क्षतिग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए डीएम अब अपने कार्यालय से या फिर यूं कहें कि अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। तस्वीरें आपको 2 दिखा रहे हैं। अशोक हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। फायसागर झील से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है, अशोक, आसपास के इलाकों के लिए वो जान की आफत बनाया है, लेकिन अब हालातों का जायजा लेने के लिए आखिरकार प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। अशोक जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 की ओर से लगातार जो है जल भराव की स्थिति और कैसे बाढ़ जैसे हालात बने हैं उसको लेकर खबरें दिखाई जा रही हैं। इस वक्त भी जब हम खड़े हैं आना सागर की बीच वाली रोड पर खड़े हैं, जहां कल पानी भरा था। ये आना सागर पूरा भरा हुआ है, लबालब है, और इसके जो मध्य सड़क है ये आगे जाकर जो है पूरी भरी हुई है। बीच में हम खड़े हैं,
पास में ही आपको दूसरा नज़ारा दिखाऊंगा। ये जो नज़ारा है ये फाइसागर झील का जो पानी है वो यहाँ आना सागर में आ रहा है, लेकिन पूरा भरा हुआ है। आप देखेंगे ये बाड़ी नदी है पूरी भरी हुई है। इसके पास जो मोती विहार कॉलोनी है वो पूरी जो है पानी से लबालब है। और इसकी स्थिति आज बारिश जब नहीं हुई, कल से लेकर आज तक जब बारिश नहीं हुई तब थोड़ा सा पानी जो है बाहर उतरा है, न तो अन्यथा यहाँ पर जो स्थिति और खराब हो सकती थी। इस तरह नहीं, जो पार्षद हैं, जो लोग हैं वो बाहर यहाँ पर खड़े हैं और घरों के ऊपर भी जो है वो अपने अपने घरों के ऊपर भी जो है इंतजार कर रहे हैं किस तरह से पानी की निकासी हो और नीचे पानी जो उतरते के बाद जो है वो है घर की स्थिति देख पाएं। हालांकि जो नवनियुक्त कलेक्टर हैं कल रात को उन्होंने 10 बजे ज्वाइन किया और उसके बाद आज शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। लेकिन ये जायजा अमूमन क्योंकि अगर कहीं जाते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा लिया जाता है, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट वो रुकते हैं और फिर आगे स्थिति देखने चले जाते हैं। अब क्या इसमें कोई परिवर्तन होता है, क्या पानी की निकासी होती है, वो देखने वाली बात होगी। स्थानीय पार्षद हमारे साथ है ज्ञान सारस्वत, उनकी जो कॉलोनियां हैं वो इस बारिश के पानी से काफी प्रभावित हुई है। कई लोग हैं, क्या स्थिति है जब बारिश का पानी आ रहा है? अगर ये तो बारिश रुकी हुई है, अगर बारिश लगातार आती है तो स्थिति और खराब हो सकती है। बिल्कुल, अगर बारिश लगातार आती है तो हमारे मोतीविहार कॉलोनी को पलायन की स्थिति आ जाएगी। मोतीविहार नहीं, इससे साथ साथ जुड़ी हुई जो पीछे की फाइसागर से और मोतीविहार के बीच की कॉलोनियां, पलायन की स्थिति आ जाएगी। आज तीसरा चौथा दिन है, इसके बाद में भी सड़कों पर 2 फीट करीब पानी है, घरों में 6-6 इंची 1-1 फीट पानी है और पानी में हम जी रहे हैं क्योंकि हमारा आखिरी पॉइंट है आना फाइसागर से पानी आने का, आना सागर में मिलने का। तो यहाँ पानी का ज्यादा दबाव है। रास्ते के अंदर जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का एनिकेट बना हुआ था उसकी दीवारें भी टूट गई है। एक टाटा पावर की डीपी थी वो 11,000 की, वो नीचे गिर चुकी है। सड़क में लगभग 10 फुट गड्ढा हुआ है, कट्टे लगा दिए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए बारिश तेज आती है तो स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या स्थिति देखते हैं? अगर स्थिति खराब होती है तो फिर क्या हालात होंगे? ठीक है सर, हालात तो अभी भी खराब है, फिर बाद में तो यहाँ से प्लान होना है बाकी। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजमेर से। और अब बात उत्तर प्रदेश की बहराइच की, क्योंकि लगातार वहां पर भेड़िए का आतंक जारी है और इसको लेकर ऑपरेशन भी भेड़िए के लिए चलाया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जुटे हुए हैं और तराई के कक्षार में अफसर कैंप कर रहे हैं। रोज वन विभाग के स्टाफ नई नई रणनीति बनाकर भेड़ियों की मोर्चाबंदी करने में जुटे हुए हैं। 12 शूटरों की टीम भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए गन्ने की खेतों की खाक छान रही है। भेड़ियों के आतंक से 5 थाना क्षेत्रों की जनता काफी ज्यादा परेशान है, जिसमें कि हरठी है, खैरी घाट है, नानपारा, बौंडी और कोतवाली देहात इलाके में भेड़िए की दस्तक से लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। और अब तक भेड़ियों ने 10 लोगों की मौत को घाट भी उतार दिया है और हमले में 43 लोग घायल हुए हैं। गांव वालों की माने तो भेड़ियों का सरदार लंगड़ा और तगड़ा अभी भी पकड़ से दूर है। 60 घंटे से उसकी लोकेशन नहीं मिली है और भेड़िया लगातार चकमा दे रहा है। भेड़ियों की लोकेशन नहीं मिलने से विशेषज्ञ भी हैरान है। इस बीच सिकंदरपुर के आसपास ग्रामीणों को पीपल के पेड़ में मांद दिखी है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक इस कदर जारी है कि महसी इलाके से 30 से 35 गांव में लोग खुद सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। रात होते ही ग्रामीण खाना खाने के बाद गांव के एक जगह जमा होते हैं और हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव के एक तरफ से दूसरी तरफ झुंड में निकलते हैं और लोगों से जागने की अपील कर रहे हैं। जिनके पास जो भी औजार है वो वही लेकर रात में निकलते हैं, जिस तरह दिखाई पड़ रहा है आपको। ये वजह है, भेड़िया बहुत परेशान कर रहा है। हाँ। इसीलिए त्रिशूल लेकर के निकले हैं। हाँ। जहाँ मिलेगा अटैक करेगा तो कुछ न कुछ तो हम भी करेंगे। हाँ। मार देंगे उसको। तो सब लाठी डंडा लिए हैं, तुम त्रिशूल लिए हो? त्रिशूल के जो हमारे पास है वो लेकर घूम रहे हैं। हाँ। जो जिसके पास है वो लेकर घूम रहा है। जिसके पास लाठी है लाठी लेकर चलेगा, भाला है, बल्ची है, जो चीज है भेड़िया के डर में हर लोग वही लेकर घूमते हैं। और बड़ी खबर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। 14 सितंबर को जम्मू जाएंगे पीएम मोदी। किश्तवाड़ा, डोडा में चुनावी रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके पहले हमने देखा 2 दिवसीय दौरे पर
जहां पर गृह मंत्री अमित शाह थे। उसके बाद राजनाथ सिंह का भी जाने का कार्यक्रम और उसके बाद लगातार सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी की रैलियां जो है वो आयोजित की जा रही हैं और अब इसको लीड करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। 14 तारीख को बताया जा रहा है किश्तवाड़ और डोडा में चुनावी रैली भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि इस बार जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद से 2024 में विधानसभा चुनाव होना है, 90 सीटों पर चुनाव होना और उसके लिए चुनावी मैनेजमेंट में जुट चुकी है बीजेपी। चलिए, संभल के चंदौसी में गणेश चतुर्थी मेले में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। यहां मुस्लिमों ने भगवान गणेश को 3 क्विंटल लड्डू चढ़ाया और यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाने की परंपरा है। गणेश चतुर्थी की रथ यात्रा के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गणेश भगवान को 3 क्विंटल लड्डू चढ़ाया। लड्डू के प्रसाद को मंदिर पर बांटा जाता है और लड्डू चढ़ाने की यहां पर परंपरा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना ये सुंदर मनमोहक ये जो लड्डू की तस्वीर है वो नजर आ रही है। 3 क्विंटल का ये लड्डू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ समरसता की जो तस्वीर निकल कर आई है वो एक वानगी के तौर पर जरूर प्रस्तुत की गई है। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के रनहौला थाना इलाके के राजीव रत्न आवास के पास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर 26 दमकल की गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि यह सुबह 6:45 बजे के आसपास की घटना है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि आग की लपटें, उसके साथ धुएं का गुबार, लगातार 26 दमकल की गाड़ियां भीषण आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। दिल्ली के रनहौला थाना इलाके के राजीव रत्न आवास के पास जो फैक्ट्री है उसमें भीषण आग लगी है। भीषण आग की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, इसलिए धीरे धीरे आग पर काबू भी पाया जा रहा। सुबह 7 बजे की यह घटना है। और इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में साथ चुनाव लड़ने पर बात नहीं बन पा रही है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अभी भी सीटों को लेकर दोनों पार्टियां किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं कि 90 की 90 सीट पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा और कांग्रेस की ओर से दीपक बावरिया को गठबंधन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और शनिवार शाम दोनों के बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता उत्तम कुमार रेड्डी के घर लंबी बैठक हुई, लेकिन मामला फिर अटका रह गया। तो तस्वीरें भी आपको दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम, उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तरंग शक्ति 2024 जोधपुर में वायुसेना के तरंग शक्ति कार्यक्रम में विभिन्न देशों के वायु सैनिक ने हिस्सा लेकर अपने शौर्य से पूरी दुनिया को अवगत कराया। उनके शौर्य को देख कार्यक्रम में मौजूद लोग न महज हतप्रभ हो गए। तरंग शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ 29 अगस्त को हुआ था, जो 14 सितंबर तक चलेगा। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी देशों के वायु सैनिक अपने दम से पूरी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जापान, श्रीलंका, सिंगापुर और यूएई के वायु सैनिकों ने हिस्सा लिया है। देखिए रिपोर्ट। आईएएफ का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति 2024। भारतीय विमानों ने दिखाया दमखम।
सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमानों ने बनाया धुएं से तिरंगा। हेलीकॉप्टर प्रचंड ने दिखाई ताकत। तेजस ने 200 मीटर की ऊंचाई पर किए करतब। आसमान में दुनिया ने देखी भारत की ताकत। तरंग शक्ति 2024 बहुराष्ट्रीय वायुसेना का युद्धाभ्यास, जिसमें भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर के साथ साथ अन्य देश भी शिरकत कर रहे हैं। ताकत का मुजाहरा हो रहा है और साथ ही साथ ओपन डे के तहत आज सूर्य किरण का रोमांच दर्शकों को अभिभूत कर गया। जोधपुर के आसमान में भारत के तेजस, सुखोई 30 और जगुआर ने उड़ान भरी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अलग अलग कलाबाजियां कर सभी को अचंभित कर दिया। सूर्य किरण विमान के करतब को देखकर लोग हतप्रभ हो गए। वायु सैनिकों ने अपने शौर्य से इस बात का एहसास करवा दिया कि अगर कोई अप्रिय स्थिति पैदा हुई तो वो इसका डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस एक्सरसाइज के दूसरे चरण में भारत, जापान, अमेरिका, ग्रीस, यूएई और हंगरी वायुसेना का दल हिस्सा ले रहा है। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान आसमान में तिरंगा बनाते हुए दर्शकों को रोमांचित कर रहे हैं। जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 ओपन डे के तहत आज सूर्य किरण के प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। सूर्य किरण की टीम के शानदार एक से बढ़कर एक प्रदर्शन ने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर किया और वहीं भारतीय वायुसेना की शक्ति और पराक्रम को देखकर सभी का सीना गर्व से चौड़ा भी हुआ। 9 हॉक्स के एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन के साथ इस बात की तस्दीक की गई कि भारतीय वायुसेना किसी भी क्षेत्र में अन्य वायु सैनिकों के मुकाबले कतई कम नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस के एयरक्राफ्ट के साथ ही भारत के तेजस, सुखोई 30 और प्रचंड ने उड़ान भरी। सूर्य किरण के 9 हॉक्स ने आसमान में तिरंगा बनाकर सभी का मन मोह लिया। एक्साइज तरंग शक्ति में पिछले 2 हफ्तों से हम जोधपुर में दुनिया भर से आए हुए एयरफोर्सेस के साथ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस में पार्ट ले रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस इनके साथ की है, जिनके दौरान हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और मेरा मानना यह है कि ये दोस्ती जो हमने अब बनाई है ये जिंदगी भर चलता रहेगा और आगे बढ़कर दोनों देशों, सारे देशों को एक साथ जुट बनाकर सही मायने पे भारतीय वायुसेना के लिए अच्छा रहेगा। कौन-कौन से देशों की फ्लाइट उड़ाई सर? हमने किसी और देश का फ्लाइट उड़ाया नहीं अभी तक, हम सिर्फ LCA तेजस उड़ा रहे हैं। बाकी देशों के पायलट्स हैं जो अपने अपने जहाज उड़ा रहे हैं और हमारे साथ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस में पार्ट ले रहे हैं। जो LCA तेजस है वो भारत के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही शानदार नमूना है आत्मनिर्भरता के लिए। इसके रहते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि LCA तेजस जो हम 18 स्क्वाड्रन में उड़ाते हैं वो बहुत ही बढ़िया जहाज है। HAL ने और आडा के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। मैं भारतीय सेना का कोई मुकाबला ही नहीं है ये कहूँगा। और अपने भारत जो है इसमें आत्मनिर्भर बन रहा है। आप देखो तेजस अपना इंडिया का बना हुआ है, तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत आगे बढ़ेगा इसमें सैन्य शक्ति के अंदर, बहुत भारत आगे बढ़ने वाला है। और उभरने की भारत की छवि तो बढ़ने ही वाली है, उभरने ही वाली है, कोई शक ही नहीं है। भारतीय जहाँ भी रहते हैं वहाँ भारत का नाम रोशन करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। जहाँ भारतीय गए हैं वहाँ अपना दबदबा सिक्का जमाया है, चाहे किसी भी फील्ड में देख लो, IT में देख लो, सॉफ्टवेयर में देख लो, इंजीनियरिंग में देख लो। भारतीयों ने तो झंडा इंडिया का हमेशा ऊंचा रखा है, इसमें कोई शक ही नहीं। हमारे स्क्वाड में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते से हम तरंग शक्ति पार्ट 2 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे 8 अलग अलग देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन, एक दूसरे की टैक्टिक्स, चाहे वो क्लोज कॉम्बैट में हो या BVR में हो, उस
से एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज बैरियर से बाहर निकल रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए है कि इंडिया अभी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में आ गया है और पहली बार इंडिया ने ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक 1 वीक हो चुका है। हमारी इंटरऑपरेबिलिटी भी बढ़ रही है बाकी देशों के साथ। एज आप देख सकते हैं, अभी हम पिच ब्लैक में भी जाके आए थे ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले अमेरिका भी जाके आए थे, और अभी हमारे यहाँ अलग अलग देश आए हुए हैं एक्सरसाइज के लिए। सुपर हैवी वेट इसलिए है कि इसका वेट इतना ज्यादा है, जो कि क्लोज टू 39 टन्स है। तो सबसे ज्यादा वेट होते हुए भी इसकी मनूवरेबिलिटी थ्रस्ट वेक्टरिंग के कारण सबसे अच्छी है, बिकॉज थ्रस्ट वेक्टरिंग से ये बिल्कुल हवा में एकदम से टर्न कर सकता है, जो कि आज आपने रियल डिस्प्ले में भी देखा था। मेरे पीछे जो आप विमान देख रहे हैं ये है Su-30 यानी कि सुखोई 30, जो अपने आप में एक बेहतरीन विमान की श्रेणी में रखा गया है। और आज इसके अलग अलग फॉर्मेशन यहां देखने को मिले। लाइट हैवीवेट चैंपियन के रूप में सुखोई की गणना होती है, और मारक क्षमता के रूप में देखा जाए तो ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ही कैपेबल फाइटर के रूप में पहचाना जाता है। तो निश्चित तौर पर इस वॉर एक्सरसाइज में लगातार जो है एक के साथ एक कई विमान अपने प्रदर्शन में जुटे हैं, और 12 और 14 तारीख तक होने वाले इस वॉर एक्सरसाइज में ये दूसरा चरण है, जिसमें कि तकरीबन 8 देश हिस्सा ले रहे हैं और अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि बहुराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तकनीक और तालमेल से विश्व शांति और वसुधैव कुटुंब की परिकल्पना को भारत के नेतृत्व में साकार किया जाए। वायुसेना की ओर से आने वाले दिनों में भी इस तरह के कई बड़े आयोजन किए जाएंगे। वायुसेना स्टेशन पर 12 सितंबर को एयर एक्सपो होगा। इसमें भारत के उत्पाद और तकनीक को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पहले 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में इसका पहला फेज पूरा हुआ था। इसमें 30 देशों के वायुसेना के जवान शामिल हुए थे। खूब तालियां बजाई। भारतीय वायुसेना का जो शौर्य और पराक्रम है वो आज जोधपुर एयरबेस पर देखने को मिला, जहां की तरंग शक्ति के तहत एक से बेहतर एक ओपन डे पर प्रदर्शन हुए। सूर्य किरण इन सब में आकर्षण का केंद्र रहा, जहां तकरीबन 1000 घंटे की फ्लाइट करने वाले एक्सपर्ट पायलट ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फॉर्मेशन दिए। वहीं भारतीय वायुसेना की ताकत को भी यहां देखने का एक अवसर मिला है। जोधपुर एयरबेस स्टेशन से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए राजस्थान सुपर 100।